आदाब नाज़रीन, समय न्यूज नेटवर्क में आप सबका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं शाहिदा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा फेस क्रीम। यह कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पाकिस्तान को मिला करारा जवाब। नौशहरा सेक्टर में 5 पाक सैनिक ढेर। बौखलाए पाक ने भारतीय डिप्टी हाई कमीशन को किया तलब। जेटली ने पेश किया सरकार के 3 साल का हिसाब किताब। कहा नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स देने वालों की तादाद में हुआ इजाफा। विरासत में मिली खराब मईशत। यूपी के हरदोई में बजरंग दल के विवादित शिविर की तस्वीरें आई सामने। और अब होगी खबरों की तफसीलात। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही सीजफायर की खिलाफ वर्जी का हिंदुस्तानी फौज ने पुंछ और नौशहरा सेक्टर में मुंह तोड़ जवाब दिया है। जवाबी कार्रवाई में राजौरी के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान के 5 जवान ढेर और 6 जख्मी हुए हैं। पुंछ के मंडेर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में इंजीनियरिंग कोर का एक इंजीनियर शहीद हो गया है, जबकि 6 जवान जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह को तलब किया है। आपको बता दें कि राजौरी के नौशहरा सेक्टर से मुकामी लोग मुंतकिल हो चुके हैं, क्योंकि इस साल पाकिस्तान की तरफ से यहां सीज फायर की ज्यादा ही खिलाफवर्जी हो रही है। लाइफ और कंट्रोल पर पाक की तरफ से छोटे हथियारों से लेकर 82 mm मोर्टार और 120 mm मोर्टार दागे गए। सिर्फ नौशहरा सेक्टर में ही नहीं बल्कि पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई। एलओसी पर तैनात हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुझे बड़ी खुशी है और गर्व होता है भारतीय सेना पर, जो उन्होंने बोला था कि हम रिटेलिएट करेंगे स्ट्रांगली, वो करके दिखाया है। और मैं समझता हूं यहां रुकना नहीं चाहिए, अभी ये लगातार सिलसिला जारी रहना चाहिए। खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जितना फायर हम कर सकते हैं करना चाहिए, जितनी डिस्ट्रक्शन, जितनी डैमेज हम इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, जितना पेन पाकिस्तान को दे सकते हैं वो दें, क्योंकि सिपाहियों की बॉडीज को बर्बरता से पेश आना ये तो हमारे राष्ट्रीय सम्मान की हतक है। सीजफायर वायलेशंस करता है जब आतंकवादी अंदर घुसते हैं पाकिस्तान की तरफ से हमारे एरिया में। जब घुसते हैं तब उन्हें कवर फायर देने के लिए ये पाकिस्तानी आर्मी जो है ये सीजफायर वायलेशन करती है, ताकि हमारी सेना का ध्यान बट जाए और ये ध्यान चला जाए ये सीजफायर वायलेशन की तरफ और उस आड़ में आतंकवादी अंदर घुस जाए। लेकिन हमारी आर्मी ये एलओसी के ऊपर सतर्क है। हमारी आर्मी इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हेवी शेलिंग चल रहा है, हेवी फायरिंग चल रही है और इसी तरह हमारा प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए। आपको बता दें कि वादी कश्मीर में हाल के दिनों में दहशतगर्दाना वारदातों में काफी इजाफा हुआ है। 2017 के पहले 4 महीनों में पाकिस्तानी फौज ने 67 बार सीज फायर की खिलाफवर्जी की है। अकेले अप्रैल में 26 बार पाकिस्तानी फौज ने सीज फायर की खिलाफवर्जी की है। जनवरी के अप्रैल के बीच फौज ने 27 दहशतगर्दों को मार गिराया। वहीं जनवरी और फरवरी में जम्मू कश्मीर में 26 हिंदुस्तानी जवान शहीद हुए हैं। वहाँ के लोग मैंने जैसे कहा कि हर प्रकार का सपोर्ट देते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में दखल देते हैं, उसके बावजूद उनका मारा जाना और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किसी प्रकार का नुकसान न होना बहुत बड़ी सफलता है। हम नहीं रुकने वाले जब तक ये 300 के 300 जो पाकिस्तानी सपोर्टर्स हैं उनके टेररिस्ट और इंटरनल टेररिस्ट जो है कश्मीर वैली से फ्लश आउट नहीं किए जाते। कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मिले झटके के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया है। पाकिस्तान ने पहली बार ऑफिशियल तौर पर वाजे किया है कि जाधव को तब तक फांसी नहीं दी जाएगी जब तक कि वो अपनी सभी माफी की अर्जियों का इस्तेमाल नहीं कर लेते। पाकिस्तान के महकमा खारजा के तर्जुमान नफीस जकारिया ने कहा है कि आईसीजे के क़याम के बावजूद जाधव तब तक जिंदा रहेगा जब तक उसे रहम के हक के तहत की गई अर्जी
वो भी आखिरी अर्जी पर फैसला नहीं आ जाता। आपको बता दें कि पाकिस्तान में पहले फौज के सरबराह और बाद में सदर जमहूरिया के पास अर्जी दायर करने का हक है। जाधव को रिहा कराने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लड़ाई लड़ रहे हिंदुस्तान के लिए यह राहत की खबर है। जुमेरात को पाकिस्तान में हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की सदारत में हुई इस मीटिंग में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, आईएसआई चीफ नावेद मुख्तार शामिल हुए। 8 जून को आईसीजे में होने वाली अगली सुनवाई से पहले पाकिस्तान टेंशन में है, लिहाजा एनएससी में जाधव मामले पर आगे की पॉलिसी पर चर्चा हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में शहीद मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को खराजे अकीदत पेश की। पीएम ने यहां लेनिनग्राद पर कब्जे के दौरान मारे गए शहीदों को खराजे अकीदत पेश किया। इससे पहले सेंट पीटर्सबर्ग में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वाज़ेह रहे कि आज ही उनके रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होनी है। वजीर मालियात अरुण जेटली ने मोदी हुकूमत के 3 साल के कामकाज का हिसाब किताब पेश करते हुए कहा है कि 3 साल से इक्तिसादी मोर्चे पर एक बड़ा चैलेंज था जिसे हुकूमत ने बखूबी निपटाया है। 3 साल पहले हिंदुस्तान में फैसले लेने वाली सरकार नहीं थी, अब सरकार सख्त फैसले ले रही है और दुनिया में हिंदुस्तान की साख भी मजबूत हुई है। पिछले 3 साल इक्तिसादी महाज पर पूरी दुनिया के लिए चैलेंज भरे रहे हैं। सब जगह मंदी का दौर था, इसके बावजूद एफडीआई इस्लाहात का सरमायाकारी पर बड़ा असर पड़ा। हम सबसे ज्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी हासिल करने वाले मुल्क बने। सरकार ने करप्शन पर लगाम लगाई और जीएसटी के नाफिज होने के बाद कर सिस्टम पर बड़ा असर पड़ा है। आधार का कानून पास करने और सब्सिडी उसी के जरिए देने से काफी बचत हो रही है। ऑपरेशन क्लीन मनी से भी लोगों में यह जज्बा पैदा होना शुरू हुआ है कि कैश में डील करना महफूज नहीं है। एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन में फेडरल टैक्सेशन जिसको कह सकते हैं और एक फेडरल संस्था इंस्टीट्यूशन क्रिएट करके एक आम राय के साथ, कंसेंसस के साथ जीएसटी लागू करने की प्रक्रिया हम लोगों ने काफी हद तक ले गए हैं आगे। अब वो अपने अंतिम चरण में है। जब ये लागू होगा तो बहुत बड़ा देश के अंदर एक आर्थिक टैक्सेशन के क्षेत्र का ये सुधार होगा। पिछले 3 वर्षों में मॉनसून भी खराब था, बरसात कम थी और जो व्यवस्था विरासत में मिली थी उसकी एक विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी कमजोर हो चुकी थी, विशेष रूप से करप्शन और इनडिसिसिवनेस के कारण। इस पूरे विश्व के संदर्भ में और देश की इकोनॉमी के संदर्भ में अगर पिछले 3 वर्ष हम लोग देखते हैं तो जो इसमें कुछ विशेष फीचर्स थे कि इन 3 वर्षों में एक बार फिर अपने देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी दोबारा से रीस्टैब्लिश हुई है पूरी दुनिया में। यूपीएससी ने सिविल सर्विस इम्तिहान 2016 के नतीजे का ऐलान कर दिया है। इस इम्तिहान में कर्नाटक की नंदिनी के.आर. ने पहला मकाम हासिल किया है। अनमोल सिंह बेदी दूसरे और गोपाल कृष्ण रोनांकी तीसरे टॉपर बने। चौथा मकाम फिर एक खातून ने अपने नाम किया, सौम्या पांडे ने चौथी नंबर पर रही। वहीं अभिलाष मिश्रा 5वें टॉपर पर बने। कोठा मासू दिनेश कुमार 6, आनंद वर्धन 7वें, श्वेता चौहान 8वें, सुमन गौरव मोहंती 9वें और बिलाल मोहिद्दीन भट्ट 10वें मकाम पर रहे। सिविल सर्विस टॉपर नंदनी का कहना है कि वो हमेशा से एक आईएएस अफसर बनना चाहती थी। ओबीसी तबके की नंदनी ने ऑप्शनल मजमून के तौर पर कन्नड़ लिटरेचर का पेपर दिया था। नंदनी ने बेंगलुरु के एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग की है। आईआरएस नंदनी की ये चौथी कोशिश थी। वहीं लड़कों में टॉप करने वाले और ओवरऑल सेकंड टॉपर अनमोल ने बीआईटीएस पिलानी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है।
टॉप 25 उम्मीदवारों में 18 लड़के और 7 लड़कियां शामिल हैं। सिविल सर्विस इम्तिहान में इस बार कुल 1099 उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। इस बार मुस्लिम तबके के तलबा और तालिबात की कारकर्दगी थोड़ी बेहतर हुई है। 1099 उम्मीदवारों में से 48 मुस्लिम बच्चे कामयाब हुए हैं, जिनमें से 10 ने टॉप 100 में जगह बनाई है। फर्स्ट अटेम्प्ट इसके पीछे आई थिंक आपने सक्सेस एट्रीब्यूशन पूछा तो ऑफ कोर्स आई थिंक इन द फ्रंट एंड मैं वर्क कर रहा था, बट माय फैमिली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बैक एंड। दे कंटिन्यू टू सपोर्ट मी, माय सिस्टर कंटिन्यू टू encourage me all through. God has blessed me. I had never expected this thing to happen. This is a miracle. I have not worked as hard as people do, because they spend 3 to 4 years for preparation. So you can say that it is a kind of a luck with some minute amounts of hard work that have come together. आगे बढ़ने से पहले यहां लेंगे मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। शिल्पा दीदी, वो किट्टी वाली रीमा आंटी। हेलो, शिल्पा बोल रही हूँ। शिल्पा? शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी? दरअसल आपकी बालकनी से कुछ गिर गया है। क्या क्लिप? नहीं, तो बिट्टू की बॉल होगी। आपके घर का कूड़ा गिर गया है, जो आप रोज गिराती हैं। कहो तो वापस भिजवा दूं? क्योंकि किट्टी वाली आंटीज क्या कहेंगी कि रीमा जी का घर और चेहरा तो चकाचक, बट सोसाइटी व्हाट अ शेम। अब तय कर लो, आसपास की सफाई या इज्जत का कचरा। तो अपनी इज्जत का कचरा होने से रोकें और इस विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रतिज्ञा करें कि गीला कचरा केवल हरे डस्टबिन में और सूखा कचरा केवल नीले डस्टबिन में ही डालेंगे। नहीं तो शिल्पा जी आपको भी कॉल कर सकती हैं। हेलो, शिल्पा बोल रही हूँ। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अरे सुबह सुबह इतनी जल्दबाजी क्या है? हाँ, बाय पापा। आप में से कौन कौन बैरूनी मुल्क में आला तालीम के लिए कर्ज लेना चाहता है? मैडम, इंटरेस्ट कितना होगा? जो भी अकलियती स्टूडेंट्स बैरूनी मुल्क पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी जैसी आला तालीम के लिए लोन लेना चाहता है, उसके इंटरेस्ट पे सरकार सब्सिडी दे रही है। यानी आपके एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट अब सरकार चुकाएगी। मदद हमारी, मंजिल आपकी। तो मानती हूँ बहुत सख्त। ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल है। सिविल सर्विसेज की इम्तिहान में 4th रैंक हासिल करने वाली इलाहाबाद की सौम्या पांडे को पीएम मोदी ने मुलाकात के लिए बुलाया है। लड़कियों में सौम्या ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। खास बात यह है कि सौम्या बीटेक बैकग्राउंड से रही हैं और बीटेक में गोल्ड मेडलिस्ट सौम्या खवातीन को बेदार करने के लिए काम करना चाहती हैं। सौम्या का कहना है कि समाज की खिदमत की खातिर ही उन्होंने टेक्नोक्रेट्स बनने के बजाय सिविल सर्विसेज में जाने का फैसला किया। होनहार सौम्या को बचपन में ही सदर जमहूरिया ने बालाश्री एजाज से नवाजा था। वहीं बेहतरीन कथक नृत्य में कई इनाम भी ये हासिल कर चुकी हैं। सौम्या अपनी कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन को देती हैं। पूरे इंडिया में चौथी पोजीशन से इस एग्जाम को पास करके कई तरह के मैसेज समाज को दिया है। सबसे पहले तो ये कि जो इलाहाबाद का एक गौरवशाली इतिहास रहा है पूरे देश को तमाम आईएएस और प्राइम मिनिस्टर देने में, तो बीच में जो इसमें थोड़ी सी विराम लग गया था, आज सौम्या के इस रिजल्ट से उसको फिर से गति मिली है और ये बहुत बड़ी प्रेरणा का एक स्रोत है, और बच्चियों के लिए खासतौर से, क्योंकि आज के इस विषम परिस्थिति के दौर में जिस समय बेटियों को लोग एक बोझ समझते हैं, बेटियां पैदा होती हैं तो उनको ये लगता है कि भाई एक बोझ हो गया, शादी करना है, तमाम उनके लिए ज्यादा अच्छा नहीं सोचते।
इतना परेशानी हो गई है कि गवर्नमेंट को स्कीम चलानी पड़ी है। आज समाज की इस कुरीति को हटाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। तो ऐसे समय में सौम्या ने बहुत अच्छा संदेश दिया है, न सिर्फ इलाहाबाद को बल्कि पूरे देश को। बहुत है, लेकिन जैसे आपने कहा कि फोर्थ पोजीशन बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पर शी वॉज वेरी होपफुल। इसने बहुत मेहनत करी है, शुरू से अपना पढ़ाई में लगती रही थी और इसलिए आई थिंक इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी काम आया। और दूसरा ये कि हमारे देश में जिस समय लड़कियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी और बहुत सारी नेशनल स्कीम्स भी चल रही हैं, जैसे हमारे मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आई थिंक हर पेरेंट्स को सिर्फ वो स्कीम को नाम ही ना समझे, उसकी हकीकत में इसको अपनी जिंदगी में उतारें तो बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बजरंग दल के मुतनाजा सेल्फ डिफेंस कैंप की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह लखनऊ के 14 जिलों से आए सैकड़ों नौजवान इस ट्रेनिंग कैंप में लाठी डंडे बंदूक और राइफल चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बजरंग दल ने इस शौर्य प्रशिक्षण का नाम इसको दिया, जो कि 24 मई से 31 मई तक पूरे 7 दिन तक चला। हालांकि इसके लिए बजरंग दल के मुंतजिमीन ने पुलिस इंतजामिया से इजाजत भी नहीं ली थी, लेकिन जब ये तस्वीरें मीडिया में वायरल हुई तब पुलिस इंतजामिया की नींद खुली। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों के मुकाबले के लिए आम लोगों को असलह की ट्रेनिंग और टेक्निक की तैयारी कराते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हिंदुस्तानी सेना के पाकिस्तान में घुसकर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक जैसा डेमो भी देते हैं। बता दें कि बजरंग दल के इस ट्रेनिंग कैंप की कवरेज करने की इजाजत मीडिया को भी नहीं दी गई। तस्वीरें सामने आने के बाद हरदोई जिले की पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं और मामले पर कोई भी अफसर अब कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे ट्रेनिंग कैंप को अंजाम दिया गया है। उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है कि हमला किस तरह से हो, किस तरह से दुश्मन को मार गिराया जाए, और इसके अंदर लाठी और हर तरीके के हथियार ट्रेनिंग, और आपको बता दें कि जो कि गैर कानूनी है, बंदूकों का इस्तेमाल भी किया गया। कि हमारे पड़ोस में एक मुल्क है तो उसकी तरफ से हमारे देश में विभिन्न प्रकार की आतंकी गतिविधियों को किया जाता रहता है। तो हमने जो है जो 7 दिन प्रशिक्षण और उसके बाद में जो प्रदर्शन जो हुआ, तो उस प्रदर्शन में एक नाटकीय ढंग से हम लोगों ने एक यही बताने का प्रयास करा कि हमारे जो बजरंगी हैं वो देश के अंदर प्रशिक्षित बजरंगी वो ऐसी किसी परिस्थिति में उन मंसूबों को नाकाम करने की अपना पूरा प्रयास करेंगे और करते हैं। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों को हमारे देश में पहुंचाया जाता रहता है, तो जिसके कारण समय समय पर तमाम तरीके की दुर्घटनाएं, तमाम तरीके के चीजें होती रहती हैं। तो हम अपने बजरंगियों को उन्हीं आतंकवादियों से निपटने के लिए, उन विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए, उन युद्ध जैसी स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण देते हैं। लखनऊ के केजीएमयू में मरीज की बीवी की इज्तिमाई अस्मत दरी का मामला सामने आया है। यहां लिफ्टमैन और 2 दिगर मुलाजिमीन पर खातून को यरगमाल बनाकर इज्तिमाई अस्मत दरी का इल्जाम लगा है। मामला लखनऊ में कोतवाली चौक के शताब्दी हॉस्पिटल का है। यह हॉस्पिटल केजीएमयू का ही एक हिस्सा है और यहां पर तामीरी काम चल रहा है। इल्जाम है कि हरदोई का रहने वाला अपनी जो खातून अपने शौहर के इलाज के लिए लखनऊ आई थी, जहां खातून को झांसा देकर मुलजिम कमरे में लेके गए और यरगमाल बनाकर उसकी इज्तिमाई अस्मत दरी की। मुतासिरा किसी तरह मुलजिमों के चंगुल से आजाद हुई और पुलिस में जाकर शिकायत करी। महिला ने रेप की शिकायत करी है। उनकी जो बातें उन्होंने बताई उस पर FIR पंजीकृत कर दी गई। जिन लोगों के बारे में बताया गया घटना में सम्मिलित, उनमें से एक की गिरफ्तारी कर ली गई। अभी जो इन्वेस्टिगेशन इसका प्रारंभ हो गया है, महिला का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, बयान उसकी कराए जाएंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कितने लोगों के नाम सामने आए हैं? क्या गैंग रेप हुआ है? क्या 3 लोगों को बताया जा रहा है। बाकी पूछताछ अभी इसमें डिटेल चल रही है और जो तथ्य प्राप्त होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम दुआरे लेटे थे, ये कि यहाँ लेटते हैं, चलो तुमको अंदर लेटा देंगे। हम अंदर चले गए, लेट रहे तो ये कहने कि खाना बट रहा है, नाश्ता तुमको दिला दें। हम चले, कहने तुम पौड़ोगे, तुम बीमार आदमी हो, तुम्हारी औरत को हम नाश्ता दिला देंगे, 2 लोग खा लेना। औरत को ले गए, वहाँ 2 लड़के बंद करे कमरे में और इन्होंने कमरा बता दिया ऐसे कि इन्हें रास्ता बता है। जैसे औरत ने पढ़ाया तो इन्हें पकड़ लिया, पहुँचा, खींच लिया, खींच के दोनों गिरा दिया।
बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने बिहार टॉपर गणेश कुमार को क्लीन चिट दी है। आनंद किशोर ने कहा है कि टॉपर गणेश कुमार की मेरिट पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। सारे गा मा पा धा नी सा नी सा रे। 3 जून से लेकर 12 जून तक वे ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन रूप में आवेदन कर सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 9 क्षेत्रीय कार्यालयों में, या ऑनलाइन रूप से बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर भी वे इस संबंध में शिकायत कर सकते हैं। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जिस किसी भी बच्चे का, जिस किसी भी छात्र छात्रा के संबंध में शिकायत प्राप्त होगी, उसके शिकायत की गंभीरतापूर्वक जांच कराई जाएगी और एक एक मामले में उसकी कॉपी मंगवा के बिहार बोर्ड के मुख्यालय में कॉपी मंगवा के एक्सपर्ट से देखा जाएगा और दिखवाकर उसमें यदि किसी प्रकार की मार्किंग में या टोटलिंग में कोई भी मिस्टेक होती है तो उसको ठीक किया जाएगा। खासकर वैसे विद्यार्थी जिन्होंने आईआईटी या कोई भी अन्य कॉम्पिटिशन्स में यदि कम्पीट किया है, उनके लिए हम लोग उनको चूंकि हमारी प्रायोरिटी कि वैसे बच्चों के साथ में कोई उनको जल्दी उनको स्क्रूटनी का रिजल्ट देना है और उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो उस कॉम्पिटिशन्स के बदौलत एडमिशन लेने में, अतः सिर्फ वैसे बच्चों के लिए हम लोग बिहार बोर्ड में स्पेशल काउंटर रहेंगे जहां पर बिहार बोर्ड में उनके एप्लीकेशन रिसीव कराए जाएंगे और उनका प्रायोरिटी के बेसिस पर, प्राथमिकता के आधार पर उसका निष्पादन किया जाएगा, ताकि वो ससमय जिनकी भी काउंसलिंग आने वाले समय में वे उस समय में अपने बोर्ड्स में उसका एडमिशन ले सकें। खबरनामे में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आलमी समय। विश्वास की ताकत से क्या कुछ नहीं हो सकता। जैसे राधा के घर गैस पहुंचाने अभिषेक भैया ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ी। काले धन से लड़ाई में बंटी से लेकर दादाजी तक सबने साथ दिया। मोबाइल नाम का बटुआ नया था पर सबने दिल से अपनाया। सामान्य आदमी के असामान्य काम को अब मिलता है देश का सम्मान, और वो भी जनता ही तय करती है। पता ही नहीं चला कब शहर और गांव की स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी बन गई। तभी तो साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है। जब साथ हो एक्वालाइट तो हर रास्ता बन जाता है आसान और हर मंजिल करीब। स्टाइलिश, कंफर्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग एक्वालाइट, मजबूत कदमों का मजबूत साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। चलिए अब कुछ रौनक की होंगी रमजान की। जश्न रमजान की घड़ी आई, जश्न रमजान की घड़ी आई, जश्न रमजान की घड़ी आई। रमजान उल मुबारक में हर तरफ रूह परवर मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। रोजेदारों में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में खास रौनक देखी जा रही है और नजारा पूरी तरह से रूह परवर हो गया है। बाजारों में रमजान के मुतालिक लोगों की दिलचस्पी और तैयारियां कैसी हैं? रौनक रमजान में हर रोज हम आपको ये दिखा रहे हैं और उनसे जुड़ी हुई मुतालिक रिपोर्ट भी। तोपों की आवाज से रोजे के वक्त के ऐलान की रिवायत बादशाहों के जमाने से चली आ रही है, जो अब तक बरकरार है। मध्य प्रदेश के रायसेन में नवाबी दौर की एक तोप पिछले 100 सालों से इस रिवायत को कायम रखे हुए है। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट।
रायसेन में नवाबी दौर की एक तोप रायसेन और उसके आसपास के 35 किलोमीटर के इलाके के गांव के लोगों के लिए रोजा अफ्तार के वक्त का ऐलान करती है। रायसेन में रमजान के महीने में मुसलमान रोजा तोप की आवाज सुनकर खोलते हैं और तोप से रोज अफ्तार की रिवायत पिछले 100 सालों से चली आ रही है। ये तोप रायसेन के एक किले से चलाई जाती है। एक खास बात है कि इस तोप को एक ही खानदान के लोग चलाते आए हैं और उस खानदान की तीसरी नस्ल अब ये जिम्मेदारी निभा रही है। इस तोप को पूरे साल भर जिला इंतजामिया अपनी निगरानी में रखता है और रमजान शुरू होने के एक दिन पहले ये मुसलमानों को सौंप दी जाती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि तोप के रोजा अफ्तार कराने की रिवायत गालिबन रायसेन में ही होती है। इस तोप का काम तोप को 100 साल से चलाया जा रहा है और मेरे दादा काजी बरकतुल्लाह चलाया करते थे। उसके बाद मेरे वालिद शिफतुल्लाह ने चलाई, फिर मेरे चचा मरूम शुक्रुल्लाह ने चलाई। उसके बाद इस कार्य को अब मैं पूरा कर रहा हूँ। इसकी आवाज से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर एरिया में इससे रोजा अफ्तार किया जाता है और इसकी सेरे के अंदर जो चलाते हैं तो उससे सेरे बंद की जाती है। शहर में एक मस्जिद से पहले लाल बत्ती जलाकर इफ्तार का वक्त होने का इशारा दिया जाता है, जिसे ऊपर किले से देखकर तोप चलाई जाती है। जिले की कलेक्टर मानती हैं कि रायसेन की एक खास रिवायत है। जिला इंतजामिया तोप चलाने के लिए इजाजत देती है और इसके लिए बारूद चलाने की भी इजाजत देती है। परंपरागत तरीके से पिछले कई वर्षों से ये व्यवस्था की गई है। सामान्यतः ये तोप पुलिस प्रशासन के नियंत्रण में रहती है, लेकिन रमजान के दौरान समिति को सौंपी जाकर प्रतिदिन उसको किले से उस तोप का रोजे के समय संचालन किया जाता है। किस संबंध में जल्दी रोजा अफ्तार हैं और 1 महीने बाद प्रशासन को वापस करते हैं? किसको सौंपता है प्रशासन? मुस्लिम कमेटी, त्योहार कमेटी जो है उसको ये सौंपी जाती है और 1 माह बाद ये पुनः प्रशासन के अधिपति में प्राप्त होती है। सुना है देश और प्रदेश में ऐसी पहली रौनक रमजान में आज बस इतना ही। रमजान की घड़ी आई, जश्न रमजान की घड़ी आई, जश्न रमजान की घड़ी आई। बुलेटिन के आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा फेस क्रीम। यह कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पाकिस्तान को मिला करारा जवाब। नौशहरा सेक्टर में 5 पाक फौजी ढेर। बौखलाए पाक ने हिंदुस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर को किया तलब। कुलभूषण जाधव मामले में बैकफुट पर पाकिस्तान। कहा सभी माफी की अर्जियों के इस्तेमाल तक जाधव को नहीं दी जाएगी फांसी। वजीर मालियात ने पेश किया 3 साल का हिसाब किताब। कहा नोटबंदी के बाद बढ़ गई टैक्स देने वालों की तादाद। यूपी के हरदोई में बजरंग दल के मुतनाजा कैंप की तस्वीरें आई सामने। बिना इजाजत बंदूक और राइफलों के साथ दी गई ट्रेनिंग। इंतजामिया इस पर है खामोश। और टीम इंडिया के नए कोच की तलाश तेज। वीरेंद्र कुंबले, टॉम मूडी समेत 6 साबिक क्रिकेटर्स ने किया अप्लाई। 4 जून को इंटरव्यू मुमकिन। आलमी समय को इंटरनेट पर अब आप देख सकते हैं, जिसके लिए आपको लॉग इन करना होगा www.samaylive.com पर। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अभी दीजिए हमें इजाजत और आप देखते रहिए आलमी समय। पीटर का फेवरेट पास टाइम सोना। बहराम को कैरम खेलने से फुर्सत कहाँ, एलिना को संगीत से प्यार। ये सुक्की पाजी तो लगता है इस बार वर्ल्ड कप खेल कर ही रहेंगे। और असलम मियां पतंग काटने में माहिर। अरे कुछ कर लो। हुकूमत हिंद की सीखो और कमाओ स्कीम के तहत अब अकलियती हिंदुस्तानियों को मिल रहे हैं रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, IT और BPO, एम्ब्रॉयडरी, जरदोजी, जेम ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल वगैरह पर तरबियत और रोजगार के बेहतर और यकीनी मौके। मदद हमारी, मंजिल आपकी।